तो चलो वेलकम हो गया आप सभी का फिर से ज्ञान सागर द ऑनलाइन एकेडमी चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स। चलिए फिर हम कोर्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी टॉपिक में फुल फ्रेम वर्सेस क्रॉप सेंसर की तरफ, और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस इन दोनों सेंसर्स के बीच। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेंसर्स और उसके टाइप के बारे में देखा था, और यहां से हम आगे इन दोनों सेंसर्स के बारे में देखेंगे। अगर सरल शब्दों में मैं कहूं इन दोनों के सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में, तो वह है इन दोनों सेंसर्स के साइजेस। आप यहां पे इजीली देख सकते हैं कि यह जो कैनन EOS 5D मॉडल का जो सेंसर है वह साइज में बड़ा है कैनन EOS 650D के मुकाबले। बेसिकली क्रॉप सेंसर जो है वह मेनली मिडल में मेन फोकस रखता है जब आप इससे एक तस्वीर को लेते हो। हालांकि फुल फ्रेम सेंसर आपको फुल फोटो लेने की कैपेसिटी देता है। अब हम देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो जैसा कि क्रॉप सेंसर से आपको बहुत ही टाइटर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जबकि एक फुल फ्रेम सेंसर से हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कुछ दोस्तों की जो कि हॉलिडे मना रहे हैं। क्रॉप फील्ड व्यू को अगर कैलकुलेट करना है अगर क्रॉप सेंसर बॉडी पे, तो आप सिंपली अपने लेंस के फोकल लेंथ को लेंगे और उसको क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि कैनन यूजर के जो फुल फ्रेम होता है वह 1.6 टाइम्स बड़ा होता है उनके क्रॉप सेंसर से, और निकॉन यूजर्स के लिए 1.5 टाइम्स बड़ा सेंसर होता है एज कंपेयर टू क्रॉप सेंसर्स। तो हम यहां अगर एक 50 मिलीमीटर का लेंस लेते हैं और उसको हम 1.6 टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहां पे जरा सा मैथ्स कीजिएगा तो हमें 80 मिलीमीटर रिजल्ट में मिलेगा। जिसका मतलब है कि अगर 50 मिलीमीटर के लेंस को अगर हम क्रॉप बॉडी के जगह फुल फ्रेम पे लगाते हैं, तो हमें उसी 50 मिलीमीटर के लेंस से 80 मिलीमीटर का वाइडर एंगल मिलता है। चलिए फिर हम आगे देखेंगे लो लाइट कंडीशंस। तो जैसा कि फुल फ्रेम सेंसर जो होता है साइज में बड़ा होता है, जिससे हर एक पिक्सल्स भी उनके बड़े होते हैं, और जैसा कि क्रॉप सेंसर में सेंसर का साइज छोटा होता है जिससे उसके पिक्सल्स के साइज भी छोटे होते हैं। इसीलिए फुल फ्रेम के जो पिक्सल्स होते हैं वह लाइट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करते हैं, जिससे यह काफी कम एडिशनल नॉइज को क्रिएट करता है हायर ISOs पे। जबकि क्रॉप सेंसर्स का इसका उल्टा होता है और यह अच्छा परफॉर्म नहीं करता है हायर ISOs पे, क्योंकि क्रॉप सेंसर जो है वह हायर नॉइज को प्रोड्यूस करता है हायर ISOs पे। तो क्या हम क्रॉप लेंस को यूज कर सकते हैं एक फुल फ्रेम कैमरा में? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही पूछा जाता है। तो क्या क्रॉप लेंस कंपैटिबल होता है फुल फ्रेम कैमरा के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जबकि फुल फ्रेम लेंस जो है वह क्रॉप फ्रेम कैमरा में परफेक्टली वर्क करता है, और इसका रीजन है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इमेज सर्कल। और अगर आप लेंस को कैमरा से बाहर निकालते हैं और लेंस के बैक को देखते हैं तो उसका शेप हमें सिलेंड्रिकल दिखाई पड़ता है, और इसी के अंदर में जो इमेज फॉर्म होता है वह भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। यही कारण है कि हम इसको इमेज सर्कल भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर इमेज सर्कल में फॉर्म होती है तो फिर हम जो हमारे फोटोज को देखते हैं वह रेक्टेंगुलर शेप में क्यों दिखाई देता है? और यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो सेंसर होता है वह रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिससे हमारी इमेज रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई पड़ती है। तो जो इमेज सर्कल फॉर्म होता है वह इमेज सेंसर पे आता है, जिससे हमारा फाइनल इमेज क्रिएट होता है। तो जैसा कि फुल फ्रेम सेंसर्स में इमेज सर्कल जो है वह ज्यादा बड़ा फॉर्म होता है क्रॉप सेंसर के मुकाबले, और यह सारे की डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों लेंस के बीच में। और हमने इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ देखा फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर्स को। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा
कि फुल फ्रेम लेंसेज को कोई दिक्कत नहीं होता क्रॉप सेंसर कैमरा में यूज करने में, और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसका जो इमेज सर्कल होता है वह काफी बड़ा होता है। दूसरी तरफ अगर हम क्रॉप लेंस को अगर फुल फ्रेम कैमरा में लगाएं तो यह पूरे सेंसर्स को कवर नहीं कर पाता इमेज सर्कल स्मॉल होने की वजह से, और इसी वजह से आपको इससे इमेज लेने के समय आप देखोगे कि उसके कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का मार्क साइन होता है। और ऐसा इसीलिए है कि क्रॉप सेंसर जो है वह फुल फ्रेम के साथ काम नहीं कर पाता। क्रॉप लेंसेज के अंदर जनरली कम ग्लास यूज होता है जिससे यह हल्का होता है कैरी करने में, और जबकि फुल फ्रेम लेंस में ज्यादा ऑप्टिकल ग्लास यूज होता है जिससे यह थोड़ा भारी भी होता है। कैनन का एक्चुअली उनका लाइन ऑफ प्रोडक्ट है क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर्स का, और जैसा कि EFS को डिजाइन किया गया है क्रॉप लेंसेज के लिए और EF को डिजाइन किया गया है फुल फ्रेम सेंसर्स के लिए। EFS लेंस में व्हाइट कलर का डॉट होता है जिससे यह लेंस को मार्क किया जाता है, और EF लेंस में रेड डॉट मार्क होता है जिससे इनको पहचान पाना आसान होता है। बाकी वो लोग जो निकॉन को पसंद करते हैं तो उनके लिए क्रॉप लेंस का जो लाइंस है DX है, जबकि फुल फ्रेम लेंसेज के लिए FX मॉडल है। अब हम देखेंगे द फ्लैंज डिस्टेंस। तो जैसा कि कैनन में एक और बहुत बड़ा रीजन है जिससे क्रॉप लेंसेज वर्क नहीं करते फुल फ्रेम कैमरा पे, तो आइए हम साइड बाय साइड क्रॉप लेंस और फुल फ्रेम लेंस के बैक को और ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो क्रॉप सेंसर EFS है उसके ऊपर एक रियर लगा होता है, जबकि स्टैंडर्ड EF लेंस में ऐसा नहीं है, और यह एक ऐसा इशू है जो कि फ्लैंज डिस्टेंस की वजह से क्रिएट होता है, और इस डिस्टेंस का मतलब होता है आपके रियर लेंस और कैमरा सेंसर के बीच का डिस्टेंस। और क्रॉप सेंसर या फिर EFS जो है वह शॉर्टर फ्लैंज डिस्टेंस क्रिएट करता है लॉन्गर रियर लेंस की वजह से, और यह शॉर्ट फ्लैंज डिस्टेंस इसीलिए पॉसिबल हुआ क्रॉप सेंसर में क्योंकि मिरर जो है अंदर के DSLR में वह भी छोटे साइज का होता है। और दूसरी तरफ जैसा हमने नोट किया है कि फुल फ्रेम कैमरा के अंदर जो मिरर होता है वह बड़े साइज का होता है। अगर आप फोटो लेना चाहते हो तभी मिरर जो है वह नीचे की तरफ फ्लिक करता है और सेंसर को डायरेक्टली हिट करता है, जो कि आपके सेंसर्स को ही नहीं, लेंस को नहीं, यहाँ तक कि के पूरे कैमरा को भी खराब कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव होता है। लेकिन थैंकफुली कैनन ऐसा मौका नहीं दिया अपने कस्टमर्स को। आप इसको ऐसे रेकलेसली यूज नहीं कर सकते, और यह श्योर करता है कि माउंटिंग इंडेक्स जो है वह डिफरेंट हो EFS और ES दोनों लेंसेज में। मैंने देखा है कि कुछ फोटोग्राफर्स एक्सटेंशन ट्यूब का भी यूज करते हैं जो कि आजकल के मार्केट में अवेलेबल है, और यह उनको अलाउ करता है 60 मिलीमीटर के स्पेसिफिक माइक्रो लेंस को यूज करने में फुल फ्रेम कैमरा में। लेकिन मैं यह रिकमेंड नहीं करता तब तक जब तक आप यह न जानो कि यह करना क्यों है। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फोटोग्राफी टॉपिक में बीट्स एंड बाइट्स की तरफ, और इस सेक्शन को देखने के बाद हम सीखेंगे बेसिक यूनिट्स डिजिटल फोटोग्राफी के। चलिए फिर बिट्स एंड बाइट्स को अलग अलग समझते हैं ताकि हम इसको जान सके कि यह होता क्या है। बिट्स जो है एक बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटर का जो कि 0 और 1 होता है या फिर ऑफ और ऑन होता है। बिट्स जो है वह कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। इसी तरीके से सारे डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव किया जाता है हर तरह के डिवाइस पे, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और हाँ कैमरा भी। तो बिट्स जो है वह 2 अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने कहा 0 एंड 1। तो बाइट जो है वह 8 बिट्स का होता है, मतलब कि 8 0 या फिर 8 1।
बाइट के पास जो है वह 8 स्लॉट्स होते हैं 2 यूनिट्स के लिए। तो आप प्रिज्यूम करो कि एक बाइट इज इक्वल टू का पावर 8, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यह अलग अलग 256 डिस्टिंक्ट वैल्यूज बनाता है। इवन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हो, वह भी 1 बाइट से ज्यादा डेटा यूज करता है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए हमारे पास है किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, जो कि बड़े डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। जहां पे किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स होता है, मेगाबाइट्स में 1024 किलोबाइट्स और गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होता है। बिट्स जो है जनरली इंटरफेस स्पीड होता है और बाइट्स जो है वह इंटरनेट स्टोरेज, और अगर लोअर केस है तो वह बीट से डिनोट होता है, जबकि हायर केस है तो वह बाइट से डिनोट होता है। हम इस फंडामेंटल वैल्यूज को यूज करते हैं फोटोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लाखों छोटे छोटे पिक्सल्स है वह कंप्यूटर मेमोरी में 0-1 से रिप्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसको हम RGB से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम कलर को 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स में देखते हैं, और वह कलर्स कॉन्स्टिट्यूट्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। और यह 3 पार्ट 8 बीट से बने होते हैं। जब यह साथ में कंबाइन होते हैं तब 24 बिट्स का एक JPEG क्रिएट होता है। यहाँ 24 बिट्स का मतलब है कि हर एक पिक्सल में 24 बिट्स का कलर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। दूसरा एक फॉर्मेट है जो आपने कहीं देखा होगा, और वह है 16 बिट TIFF फॉर्मेट। एंड जनरली इस फॉर्मेट को फोटोग्राफर्स यूज करते हैं जब उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है अपने काम से। इसको बिना कॉम्प्लिकेट किए अगर मैं बताऊं तो यह फॉर्मेट बस एक हायर बिटरेट फॉर्म में होता है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है टेबल्स ऑफ पिक्सल्स, जिसके हर एक पिक्सल में 24 बिट कलर इंफॉर्मेशन होता है। और यह बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होता है जिसके वजह से हमें फोटो को कंप्रेस करना पड़ता है। स्पेशली कंप्यूटर्स के लिए जब हम अपने किसी कलीग या फ्रेंड को ईमेल करते हैं एक फोटो, और जब वह अगर उसको यूज करता है तो वह जनरली मैनिपुलेटेड होता है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं फोटोज को कंप्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत कम फोटोज में हमें कलर के यूनिफॉर्म सेक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको हम GIF नेम से भी डिनोट करते हैं, और यह इस अप्रोच को यूज करता है। और यह अच्छा काम करता है, जैसे कि जब हम फ्रेंच या जर्मन फ्लैग बनाते हैं, क्योंकि उनको अलग करने वाला एक लाइन होता है जो कलर के यूनिफॉर्म सेक्शन को क्रिएट करता है। हालांकि JPEG जो है वह थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, और यह फोटो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और 3 अलग अलग 8 बिट के ब्लॉक बनाता है। कोई भी JPEG फॉर्मेट अगर एक्सट्रीम कंप्रेस्ड होता है तब बिग ऑब्लिक ब्लॉक को क्रिएट करता है, जैसा कि यह लॉजी कंप्रेशन फॉर्मेट है। और यह काफी खराब दिखता है क्योंकि सिंपली जो फॉर्मेट उसको काफी कंप्रेस किया गया है, जिससे कंप्यूटर में यह फटा हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमें JPEG फॉर्मेट को ओरिजिनल फाइल अलग से सेफ रखना चाहिए एडिटिंग करने के वक्त, और हमें सेव एज का यूज करना चाहिए सेव करते समय, ताकि हम फाइल्स को अलग अलग रख सकें। तो नेक्स्ट है रॉ फाइल्स, और जनरली कैमरा का जो इमेज है वह मिनिमली प्रोसेस्ड होता है। यह मोस्टली किसी डिजिटल कैमरा, इमेज सेंसर और मोशन फिल्म स्कैनर में बनता है। और आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा रॉ पिक्चर्स ले रहे हैं। हालांकि रॉ पिक्चर्स जो है वह क्वालिटी को लूज नहीं करता, और यह फाइल काफी हेवी होते हैं क्योंकि यह प्रोसेस्ड फाइल नहीं होते।
रॉ फाइल्स काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप कोई इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जिसको हम आगे देखेंगे कि आखिर एडिशनली आप क्या कर सकते हो अपने इमेज के साथ। जेपीईजी जो है वह बहुत कॉमन फाइल टाइप है। जब आप देखोगे कंप्रेस्ड के मामले में, आप इसके बारे में इस कोर्स में बहुत बार आगे भी सुनोगे। जीआईएफ जो है, जैसा कि हमने, यह एक काफी बेसिक सेट ऑफ फॉर्मेट है कलर का, जो कि हायर बिटरेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में लैग करता है। पीएनजी जो है वह एक और दूसरा फाइल टाइप है और यह काफी यूजफुल होता है जब आप अपने इमेज में ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हैं। यह काफी अच्छा काम करता है जब आप फोटोग्राफी या फोटोशॉप पे काम करते हो। इसी से याद आया, हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है पीएचडी, जिसको हम फोटोशॉप वर्किंग फाइल्स कहते हैं। टिफ फाइल जो है वह जनरली हायर बिटरेट में काम करने के लिए यूज होता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो आइए फिर हम रिकैप मूवमेंट्स को देखते हैं जो हमने सीखा पिक्सल टॉपिक में। तो जनरली हर एक पिक्सल में 8 बिट्स होता है, जो कि 1 बाइट होता है किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए, और या फिर यह 24 बिट्स का होता है जिसको हम 3 बाइट्स कहते हैं, और यह कलर इमेज में होता है जिसमें 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ग्रीन एंड 1 बाइट फॉर ब्लू के लिए होता है। इसीलिए बिट्स एंड बाइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके इमेज के डिटेल्स को रिफर करता है जो कि आप इस नए डिजिटल फॉर्मेट में क्लिक करते हो। तो चलिए अब हम इस कोर्स के सेकंड मॉड्यूल बिगिनर डिजिटल फोटोग्राफी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कमांडिंग द मोड डायल टॉपिक को। और इस सेक्शन से हम सीखेंगे कि हम मोड डायल के सारे फंक्शंस को अच्छे से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस टॉपिक को पहले भी टच किया है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको और डिटेल में समझें ताकि आप इसके लैंग्वेज को अच्छे से समझ सको, इससे पहले कि हम शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के बारे में फ्यूचर टॉपिक्स में पढ़ें। पहले हमने डीएसएलआर के कुछ बेसिक सेटिंग्स को देखा और यह काफी यूजफुल था ताकि हम इसके फीचर्स के साथ खेल सके, साथ ही साथ हम इसके कंट्रोल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा फैमिलियर हो जाएं। लेकिन यह तब तक यूजफुल था जब तक हम इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे थे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और आपने मुझे पहले भी कहते सुना होगा कि मैनुअल कंट्रोल्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस लेसन में आप देखोगे कि यह सारे प्रीसेट्स एंड मोड्स जो हैं वह कहीं न कहीं आपको बांध देता है पूर्व निर्धारित रिजल्ट्स के साथ। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह प्रीसेट्स मोड्स जो है वह आपको खराब तस्वीर देती है, नहीं, जबकि आप इन प्रीसेट्स के हेल्प से काफी अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक समय आता है जब आप इन मोड से ऊपर उठना चाहते हो, जो कि एक ऑटो डिफाइंड रिजल्ट बार बार देता है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको अपने कैमरा की सेटिंग्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप यह समझ सको कि आपका कैमरा बिहेव कैसे करता है किसी भी सर्टेन इन्वायरमेंट में। तो जैसा कि यह है ऑटोमेटिक मोड और ऑटो मोड, एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे हम सारे बिगिनर्स यूज करते हैं जब हम पहली बार डीएसएलआर को उठाते हैं। और ऐसा नहीं है, हर एक प्रो फोटोग्राफर भी कभी न कभी ऑटो मोड से ही स्टार्ट करता है। ऑटोमेटिक मोड में कैमरा के जितने भी कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, यह सब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ताकि एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके। यह मोड जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम फोटोग्राफी के लिए एकदम न्यू होते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के साथ आपको एक अच्छी कॉन्फिडेंस और स्किल मिलता है जिससे आप यहां से मूव कर पाते हो।
यह ग्रीन बॉक्स या ग्रीन टेक्स्ट से मार्क्ड होता है और इसको हम ऑटो कहते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम यूजर के लिए काफी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट है प्रोग्राम मोड। यह बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड से मिलता जुलता है, क्योंकि कैमरा कंट्रोल्स के लगभग एस्पेक्ट जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ, ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं इस मोड में भी, ताकि एक अच्छी एक्सपोजर हमें मिल सके। हालांकि यह मोड कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करने की अनुमति देती है, जैसा कि द ऑटो फोकस मोड, ड्राइव मोड और उसके फ्लैश। सारे कैमरास अलग होते हैं और यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, ताकि आप यह देख सके कि कौन सी फंक्शन है जो कि कैमरा इस मोड में हमें अलाउ कर रही है। प्रोग्राम मोड जनरली एक ऐसा मोड होता है जब एक बिगिनर फोटोग्राफर ऑटो मोड से ऊपर बढ़ता है जैसे जैसे वह कॉन्फिडेंस को गेन करता जाता है। नेक्स्ट है प्रीसेट मोड, और यह एक ऐसा ऑटोमेटिक मोड होता है जिसको किसी स्पेसिफिक सीन या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे 4 प्रीसेट मोड्स हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे, जो हैं स्पॉट्स एंड एक्शन मोड, लैंडस्केप मोड, मैक्रो मोड और पोर्ट्रेट मोड। तो पहला है स्पॉट्स मोड, और इस मोड में जनरली कैमरा आपको ऐसा सेटिंग कॉम्बिनेशन देता है जिससे आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हो, हालांकि एक अच्छा एक्सपोजर मेंटेन करने के साथ साथ। इस मोड में कैमरा जो है वह फास्ट शटर स्पीड को प्रायोरिटाइज रखता है, जिससे मोशन को स्टैटिक कैप्चर किया जा सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई आप फास्ट गेम को फॉलो कर रहे होते हो, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट और रग्बी। लैंडस्केप मोड, और इस मोड में कैमरा जो है वह सेटिंग्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें देता है जिससे सीन्स को हम फुल फोकस में खींच सकते हैं, चाहे वह फोरग्राउंड हो या फिर बैकग्राउंड, साथ ही साथ एक अच्छा एक्सपोजर को मेंटेन करते हुए। जनरली कैमरा प्रायोरिटाइज करता है इसमें स्मॉल अपर्चर को, जिससे यह इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट है मैक्रो मोड, और इस मोड में हमें कैमरा अलाउ करता है किसी भी सब्जेक्ट के फिजिकली क्लोज जाने में, जिससे हम उस फ्रेम में उसके डिटेल्स को एम्फसाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है पोर्ट्रेट मोड, और इस मोड में हमें कैमरा कुछ ऐसे सेटिंग्स का कॉम्बिनेशन देता है जिससे हम सब्जेक्ट्स को मेन फोकस में रख कर कैप्चर करते हैं, लेकिन इसमें बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस होता है, और कैमरा जो है वह लार्जर अपर्चर को प्रायोरिटाइज करता है ऐसे इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक मोड्स, और इस मोड में हमें कैमरा अलाउ करता है कुछ मेन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जबकि बाकी सारे सेटिंग्स को कैमरा ऑटो एडजस्ट करता है एक अच्छी एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए। यह एक ऐसा मोड है जब हम फुल्ली मैनुअल मोड के पहले यूज करते हैं कैमरा को यूज करने में। अपर्चर वैल्यू और एवी मोड, और इस मोड में कैमरा हमें अपर्चर को कंट्रोल करने का अलाउंस देता है, जो कि हमें अपने फोटोग्राफ्स के डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और बाकी सारे कंट्रोल्स को कैमरा खुद एडजस्ट करता है ताकि एक अच्छी ब्राइटनेस सीन में बनी रहे। टाइम वैल्यू और शटर प्रायोरिटी, जैसा कि इस मोड को इन दोनों नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जनरली इसको शटर मोड कहता हूं। और इस मोड में कैमरा हमें शटर स्पीड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे फोटोग्राफ्स के मोशन को कंट्रोल करता है, और बाकी सारे सेटिंग्स को कैमरा खुद कंट्रोल करता है ताकि एक सही एक्सपोजर ऑफ ब्राइटनेस हमें मिल सके। नेक्स्ट है मैनुअल मोड, और मैनुअल मोड जो है वह सेम मैनर में काम करता है जैसा कि कोई और टूल और मशीन काम करता है। यह आपको कैमरा के फुल फंक्शन और सेटिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ और दूसरे सारे फंक्शंस जो आपके कैमरा में आते हैं। आपने मुझे यह कहते हुए सुना होगा
कि इस मोड को मास्टर करने से आपकी फोटोग्राफी अलग लेवल पे इंक्रीज हो जाती है और इस मोड के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं जो हमें उठानी पड़ती है। जैसा कि आप इस मोड से कुछ अंडर एक्सपोज फोटो भी ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ शानदार तस्वीरें भी। हालांकि इन सब का बस एक ही की फैक्टर है और वह है प्रैक्टिस। आपको इस मोड को अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज करना चाहिए जिससे आपको पता चलता है कि आपका कैमरा कैसा बिहेव करता है और सही प्रैक्टिस से आप इस मोड को मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक्स को देखते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।